कर्नाटक में बज गया चुनावी बिगुल। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल। For the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. For the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituencies. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soiyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar, Punjab. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka. For the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद से ही हर कोई ये जानना चाहता है कि इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी क्या करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक और चुनावी रैली करने की तैयारी में है। गौर करने वाली बात यह है कि कोलार वही जगह है जहां पर राहुल ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन्हें 2 साल की सजा और फिर लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। एक रिपोर्ट की माने तो इस चुनावी राज्य में राहुल गांधी 5 अप्रैल को एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे, जिसकी जानकारी मंगलवार को बातचीत के दौरान कर्नाटक कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने दी और साथ ही बताया कि अयोग्य करार दिए गए सांसद कोलार लौटने वाले हैं। बता दें कि सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। 2019 के इस केस में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा मिली है, जिसके बाद 24 घंटे में ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई। मामले में खुद अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। वहीं इस बीच राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने को भी कहा गया है। बता दें कि 27 मार्च को लोकसभा के सचिवालय ने
12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिए पत्र भेजा था। सदस्यता जाने से पहले राहुल केरल के वायनाड से संसद सदस्य थे, इसलिए उनके केरल और दिल्ली के पते पर बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया। मामले में बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि अयोग्य ठहराए गए सदस्य को उनकी सदस्यता खोने के 1 महीने के अंदर ही सरकारी बंगला खाली करना होता है। राहुल इसे बढ़ाने के लिए अपील डाल सकते हैं। हालांकि बंगला खाली करने के नोटिस पर भी राहुल गांधी का जवाब सामने आया है। उन्होंने पत्र लिखकर बंगला खाली करने पर हामी भर दी है और साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं लोकसभा के लिए पिछले 4 कार्यकाल से निर्वाचित होते रहा हूं। जनता से मिले इस जनादेश के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं इस नोटिस का पालन करूंगा। उधर राहुल को नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। छोटे कार्यकर्ताओं तक हर कोई राहुल गांधी के रहने के लिए अपना घर ऑफर कर रहा है। फिलहाल मामले में राहुल अपने आगे की रणनीति पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में वो कोलार में रैली करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। उनकी सदस्यता छीन ली, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान साहब की सदस्यता छीन ली, अब्दुल्ला की सदस्यता छीन ली। हम आप लोग बात कहने जाएंगे, प्रदर्शन करने लाएंगे, ऐसी धाराएं लगाएंगे, ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि महंगाई पर, बेरोजगारी पर और जो अन्याय कर रहे हैं उस पर बहस नहीं चाहते। अतीक अहमद के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अतीक अहमद देखिए समाजवादी पार्टी कोर्ट का नहीं केवल ये मत कहिए समाजवादी पार्टी जुड़ रहे। आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और जो कोर्ट का फैसला है वो सबको स्वीकार होगा। कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल विरूपाक्षप्पा को बेंगलुरु की कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। उन्होंने विरूपाक्षप्पा को 1 अप्रैल तक लोकायुक्त पुलिस की हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। मालूम हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी नेता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद चन्नागिरी विधायक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद विरूपाक्षप्पा को मेडिकल जांच के लिए बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें लोकायुक्त ऑफिस भेज दिया गया, जहां शुरुआती पूछताछ हुई। वह अदालत में सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने एमएलए पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उनकी 10 दिनों की हिरासत की मांग की। हालांकि विधायक के वकील ने पुलिस हिरासत पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि वो कई बार पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत दी। इस बीच विरूपाक्षप्पा के वकीलों ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। बता दें, चन्नागिरी विधायक का बेटा प्रशांत एमवी ठेकेदार से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। इसके कुछ दिनों बाद विरूपाक्षप्पा को अंतरिम जमानत मिल गई थी। सूत्रों ने बताया कि विधायक के बेटे के नकदी के साथ पकड़े जाने के बाद छापेमारी की गई, जिसमें उनके घर से करीब 8 करोड़ रुपए की बिना हिसाब किताब की रकम का पता चला। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला सरकारी कंपनी को रसायनों की आपूर्ति का ठेका आवंटित करने के लिए रिश्वत मांगने और प्राप्त करने से जुड़ा है। केएसडीएल के अध्यक्ष रहे विरूपाक्षप्पा पर उनके बेटे केएएस अधिकारी प्रशांत मदल के माध्यम से रिश्वत मांगने का आरोप है। बिल पास करने के लिए 81 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। बाद में विरूपाक्षप्पा के घर से 7 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई। प्रशांत को इस मामले में 2 मार्च को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लोकायुक्त पुलिस ने तब से मामले में 4 और गिरफ्तारियां की हैं। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक ने केएसडीएल के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है।